हेलो दोस्तों। आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल से मैं पूजा कौंडल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आधुनिक इतिहास में हमने अभी तक देखा है गांधी युग को। उसके बाद हमने कांग्रेस अधिवेशन पढ़े, फिर हमने भारत के वायसराय देखे और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में जो है व्यापार की दृष्टि से बहुत सी कंपनियां, यूरोपियन कंपनीज जो है आई। हम सभी के बारे में तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच। इन चारों को हम बारी बारी से देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इन चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है। तो होता ये है कि जब हमारे यहाँ पे मध्यकालीन भारत का दौर चला हुआ था, उस वक्त यूरोप में आधुनिकीकरण का जो था वो अपनी चरम सीमा पर था। वहाँ पर पुनर्जागरण का दौर था। खासकर जब भारत में मुगल वंश का दौर आया, उस टाइम जो है यूरोप में भौगोलिक खोज का दौर शुरू हो चुका था और वहाँ के लोग जो है आधुनिक आधुनिक तकनीकी की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे थे। उन्होंने जहाजरानियाँ बना ली थी, तो बहुत तरक्की उन्होंने कर ली थी। अब वो भौगोलिक खोज का दौर शुरू कर चुके थे और उस वक्त हमारे यहाँ भी मुगल वंश के समय में एक विस्तृत अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। ऐसा भी नहीं है कि जो ये यूरोप के साथ हमारे संबंध जो हैं ये पुर्तगालियों के यहाँ पर आने के बाद ही हुए हैं। इससे पहले भी हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से, भारत के बहुत पुराने टाइम से यूरोप के साथ जो है व्यापारिक संबंध रहे हैं। यहाँ से मोहरें मिली हैं, मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि भारत के जो व्यापारिक संबंध हैं वो यूरोप के साथ बहुत पुराने रहे हैं। लेकिन पहले जो ये व्यापार था ये स्थलीय मार्गों से होता था, लेकिन कुछ कारणों के कारण स्थलीय मार्ग जो अवरुद्ध हो जाते हैं और अवरुद्ध होने के बाद जो है फिर ये व्यापार कैसे होता है ये हम आज डिस्कस करेंगे। और ये स्थलीय मार्ग जो है ये क्यों अवरुद्ध हो जाते हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो एक कारण तो था पुर्तगालियों का या यूरोपियंस का यहाँ पे आना। एक कारण तो यही था कि जो यूरोप था ये भौगोलिक खोज के दौर से उस वक्त गुजर रहा था और नए रास्ते, यह कह सकते हैं, ये तो नहीं कह सकते कि एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि भारत की खोज की गई। भारत की खोज तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि भारत जो है कहते हैं कि भारत की खोज की है। किसने किया? वास्को डी गामा ने। भारत की खोज नहीं कहा जा सकता, ये गलत वर्ड हम यूज़ करते हैं, क्योंकि भारत कोई गुम हुई चीज़ नहीं थी। भारत जो है बहुत पुराने 5,000 सालों पहले से भी, उससे भी पुराना है भारत। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी इतनी पुरानी है, उस वक्त से भारत का अस्तित्व है। ये सब हम आगे देखेंगे। आज हम सिर्फ इतना देखेंगे कि ये जो यूरोपीय कंपनीज है इनका क्या रीज़न रहता है यहाँ पे आने का। तो एक तो इसमें ये कारण था कि भौगोलिक खोज का जो मैंने बताया। दूसरा इसमें ये है कि जो यूरोप थे, यूरोप में जो पहले होता था, अरब यूरोप का जो भारत के साथ व्यापारिक संबंध था, या यहाँ पे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये सब जो था, यहाँ पे यहाँ के मसाले बहुत ज़्यादा फेमस थे। और आपको पता है यूरोप जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय देश है, भारत जो है ये उष्ण कटिबंधीय देश है। उसके बावजूद भी यहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। और यूरोप जो है शीतोष्ण कटिबंध में है, तो हम सोच ही सकते हैं कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती होगी। तो वहाँ के लोगों को मसालों की ज़्यादा ज़रूरत होती थी और ये मसाले उन तक पहुँचते थे अरब व्यापारियों की वजह से। लेकिन ये अरब व्यापारी जो थे वहाँ पे मनचाहे यहाँ से मसाले ले जाते थे और मनचाही कीमतों पर वहाँ पे मसाले बेचते थे। तो यूरोप वासी चाहते थे कि क्यों ना हम भारत को खोज निकालें और अरब व्यापारियों को बीच से हटाकर खुद डायरेक्ट हम भारत से जो है व्यापारिक संबंध अपने स्थापित कर लें। सबसे मेन रीज़न तो इसका ये भी था। तो इन सब कारणों में, इन सब चीज़ों में जिसने सबसे ज़्यादा रुचि दिखाई वो देश थे पुर्तगाल और स्पेन। लेकिन होता क्या है कि पुर्तगाल और स्पेन ये दोनों कॉम्पिटिटर थे, इन दोनों की आपस में नहीं पड़ती थी। तो इन दोनों ने आपस में एक चीज़ डिसाइड की कि हम दोनों ही जाएंगे भारत की खोज में, और जिसे भारत पहले मिल गया वो भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाएगा और दूसरा फिर वहाँ कभी नहीं जाएगा। ये इन दोनों के बीच में डील होती है। और यही कारण है कि आगे चल के हम देखेंगे कि पुर्तगाली जो है भारत में आए तो स्पेन वासी जो है भारत कभी नहीं आए।
और स्पेन वालों ने अमेरिका की खोज की, तो पुर्तगाली अमेरिका कभी नहीं गए। तो ये एक तो ये हो सकता है कि एक तो ये रीज़न था इनका कि मसाला वगैरह जो भी है, मसाला, कपड़ा, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे अच्छी अच्छी जो चीज़ें होती थी, वो ये अपने वहाँ ले जाना चाहते थे। तो एक मेन मंशा इसकी ये थी, और कहीं न कहीं बुक्स में ये भी लिखा है कि इनकी एक मंशा ये भी थी कि भारतीयों को जो है ईसाईयत में परिवर्तित, पर चलो वो एक डिफरेंट वे है, उस पे हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। तो आज हम देख लेते हैं, तो था क्या कि ये पुर्तगाली जो है, ये हम देखते हैं कि क्यों आए थे। तो ये कैसे पहुंचते थे ये भारत, तो जो एक मार्ग तो था इनके पास, स्थल मार्ग। अगर ये स्थल मार्ग से आते हैं, हम यहाँ देखेंगे, अगर ये स्थल मार्ग से होके आए, ठीक है, अगर ये स्थल मार्ग से होके आते, तो कहाँ से इन्हें आना पड़ता, इनका जो रूट होता वो होता टर्की से लेकर, जैसे तुर्की, पहले ये तुर्की जाते, फिर तुर्की के बाद ये फिर फारस जाते, तुर्की के बाद ये फारस जाते, फारस के बाद ईरान आता, ईरान, इराक, इन सबको क्रॉस करते हुए आगे ये अफ़गानिस्तान आते, और अफ़गानिस्तान आने के बाद इन्हें जो है बहुत से दर्रे क्रॉस करने पड़ते, जैसे कि कुर्रम, खैबर, उस रास्ते से जिस रास्ते से सिकंदर भारत आया था। बहुत ही मुश्किलों भरा वो रास्ता, वो दर्रे उन्हें क्रॉस करने पड़ते, लेकिन इन सब के बावजूद हम देखते हैं कि जो अरब व्यापारी थे, क्या वो इस रास्ते से इन्हें आने देते? वो नहीं आने देते। हाँ, अगर घूमने फिरने आना है तो वो बात अलग है, लेकिन व्यापार करने वो नहीं आ सकते थे, और व्यापारी ने कभी नहीं आने देते। और पुर्तगालियों के पास, या उस समय तक जो है इन लोगों के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी, इतने सुविधाएं नहीं थी कि ये जो है यहाँ पे इस रास्ते से यहाँ पहुँच सकते थे। तो इन लोगों ने फिर सोचा कि हम लोग जलमार्ग से होके, अगर जलमार्ग की साइड इनका ध्यान जाता है, तो जलमार्ग से भी दो तरह के मार्ग है। जलमार्ग देखते हैं हम, जलमार्ग कैसे रहते हैं। जलमार्ग की बात करें, अगर हम जलमार्ग की बात करें, तो या तो ये आते फारस की खाड़ी से होकर, फारस की खाड़ी से होकर, आप साथ में वर्ल्ड मैप देखिए, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा इनके पास रास्ता था लाल सागर से होकर, लाल सागर से होकर, इन दो रास्तों से ये आ सकते थे। तो फारस की खाड़ी में भी था पूर्ण रूप से, अरब व्यापारियों के बंदरगाह थे, वो वहां से इन्हें क्रॉस नहीं होने देते। लाल सागर से आना इतना आसान काम नहीं था, लाल सागर से आना बहुत मुश्किलों भरा काम था, वहां से आना इतना आसान नहीं था। तो ये वहां से नहीं, और उस समय तक ऐसा भी नहीं था कि वो मध्य सागर और लाल सागर के बीच में स्वेज नहर नहीं थी, क्योंकि आपकी स्वेज नहर जाकर बनती है 1869 में। तो जो है वहाँ यहाँ ये वाला रूट भी इनका इस वजह से कैंसिल हो जाता है। और इसी बीच में मैंने आपसे पहले कहा था कि जो ये स्थल मार्ग है, ये कुछ और कारणों से भी अवरुद्ध हो जाता है। ये स्थल मार्ग क्यों अवरुद्ध हो गया था, तो एक घटना घटी थी, 1453 की बात है। यहाँ पे आपको विजिबल है, 1453 की बात है कि उस्मानिया सल्तनत, जो टर्की, तुर्क भी नहीं कहते हैं, उस्मानिया सल्तनत है, उस्मानिया नाम की सल्तनत हुई है। उस्मानिया सल्तनत ने अधिकार कर लिया किस पर, उस्मानिया सल्तनत जो है ये तुर्क भी से कहते हैं, इन्होंने अधिकार कर लिया। ये अधिकार, ये उस्मानिया सल्तनत अधिकार कर लेती है किस पर, कस्तुनतुनिया पर, कस्तुनतुनिया पर इसने अधिकार कर लिया। और जब कस्तुनतुनिया पर उस्मानिया सल्तनत ने अपना अधिकार कर लिया, तो क्या होता है कि दक्षिण पश्चिमी, पूरा इससे क्या होता है कि पूरे दक्षिण पश्चिमी एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पश्चिम यूरोप जो है, या हाँ, दक्षिण पश्चिमी यूरोप पर अधिकार हो जाता है उस्मानिया सल्तनत का। जब उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो जाता है, तो वो क्यों पुर्तगालियों को जाने देंगे, आगे जाने देंगे। तो ये सबसे मेन रीज़न ये भी था कि इनका स्थल मार्ग जो है यहाँ पे अवरुद्ध हो जाता है। स्थल मार्ग अवरुद्ध होने का एक मेन रीज़न ये भी था। तो हम बात करेंगे आगे, फिर ये लोग क्या करते हैं, कैसे ये पहुंचते हैं, हम बात करते हैं इस बारे में। और उस वक्त हुआ क्या था कि इन पुर्तगालियों ने एक कुतुबनुमा नाम का एक दिशा सूचक यंत्र भी खोज निकाला था। कुतुबनुमा, जो कि समुद्र में जाकर दिशा सूचक यंत्र है, ये दिशा पता चलेगी वहां पे जाकर इससे। तो इसकी खोज भी वहां पे हो गई थी। अब हम देखते हैं कि 1487 में सबसे पहले देखिए, जैसे कि आप मान लीजिए कि ये है
एक, दो, मान लीजिए ये आपका यूरोप है, ये हमारा एशिया है, ठीक है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये नॉर्थ साउथ अमेरिका हो गए। तो अब ये आ रहे हैं भारत की, ये निकल गए भारत की खोज करने। ये निकलते हैं 1487 में। 1487 में सबसे पहले निकले थे एक पुर्तगाली नाविक निकलते हैं 1487 में। नाम था बार्थोलोमी डियाज। ये निकलते हैं तो ये आते हैं उत्तर मांछा द्वीप। इन्होंने आते आते ना ये अफ्रीका तक पहुंचते हैं, ये यहाँ तक तो पहुंचते हैं, अफ्रीका तक पहुंचते हैं। यहाँ पे एक द्वीप है उत्तर मांछा द्वीप, जिसे और भी कुछ कहा जाता है, तूफानी अंतरीप कहा जाता है। तो ये यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद ये वापस लौट जाते हैं। अगर थोड़ा आगे चलते तो इन्हें भारत भी मिल जाता, लेकिन ये यहीं से वापस हो जाते हैं। उसके बाद स्पेन नाविक ये नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ यहीं पे इनकी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद स्पेन का नाविक आता है कोलंबस। ये आता है आपका 1492 में। स्पेन का नाविक कोलंबस आता है 1492 में। और ये महाराज जी यहाँ से चलते हैं और यहाँ से चलते चलते यहीं पहुँच जाते हैं। तो ये जब यहाँ पहुँचते हैं, इन्होंने सोचा कि यही भारत है और यहाँ के लोगों को इन्होंने कहा रेड इंडियंस। तो इन्होंने कर डाली अमेरिका की खोज। तो अमेरिका की खोज हो गई और इन्होंने वहाँ पे कहा रेड इंडियंस कहा यहाँ के लोगों को। तो फिर आते हैं 1498 में बार्थोलोमी डियाज नहीं, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जी जो जब आते हैं तो वो इस रास्ते से आते हैं, वो इस रास्ते से आते हैं और यहाँ पहुँचते हैं। और ये अफ्रीका से होते हुए गए, जिस रास्ते से ये बार्थोलोमी डियाज याद आ रहे हैं, ये वास्को डिगामा जी आते हैं, उस रास्ते को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप इस रास्ते का नाम पड़ जाता है। फिर आगे यहाँ पे होता क्या है कि जमोरियन ये पहुँचते हैं कालीकट, ये पहुँचते हैं वास्को डिगामा कालीकट पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जो है वहाँ के राजा होते हैं जमोरियन, वो इनका भव्य स्वागत करते हैं। फिर ये भी कहा जाता है कि ये अपने साथ जो है बहुत सा मसाले लेकर जाते हैं और कहते हैं कि जब वापस ये यूरोप गए तो वहाँ पे उन्होंने जब वो मसाले बेचे तो उन्हें बेचने के बाद 60% का इनको प्रॉफिट होता है। सब कुछ मतलब इनका खर्चा जितना भी हुआ सब कुछ निकालने के बाद भी इनको 60% का प्रॉफिट होता है। ये बात इन्होंने कही तो इस बात से जो है ये यूरोप वासी, ये पुर्तगाली जो है और भी ज़्यादा आकर्षित हुए और फिर तो इन्होंने पक्का इरादा कर ही लिया। उसके बाद तो हम नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन आज हम फिलहाल ये देख लेते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये बेसिक सा था जो माइंड में रखना है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस क्रम में होता है, कैसे होता है, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली 1498 में, 1498 में पुर्तगाली आते हैं। और उसके बाद आते हैं डच, ये आते हैं 1595 में। अंग्रेज आते हैं 1600 में। और फ्रेंच है ये, फ्रेंच आते हैं 1664 में। ये क्रम ऐसे ही याद रखना, 1498 में, 1595 में, 1600 में और 1664 में आते हैं। ये कंपनियों के आने का क्रम है। और फिर देखते हैं कंपनी की स्थापना का क्रम हम देखेंगे तो पुर्तगाली जो है 1498 में आते हैं और कंपनी की स्थापना 1498 में ही करते हैं। अंग्रेज 1600 में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, लेकिन डच जो है ये 1602 में करते हैं। हमने ऊपर देखा कि डच जो थे वो 1595 में आए थे, लेकिन कंपनी स्थापित होती है 1602 में। ये आए अंग्रेजों से पहले थे, लेकिन कंपनी स्थापित होती है अंग्रेजों के बाद में। और जो फ्रेंच थे, फ्रांसीसी थे, 1664 में ही इनकी कंपनी स्थापित की। और इन्होंने ये कंपनी के व्यापार करने के लिए कंपनी स्थापना के बाद अपनी व्यापारिक कोठियाँ भी बनाई। तो ये व्यापारिक कोठियाँ इन्होंने कहाँ कहाँ बनाई, ये इन्होंने समुद्र के किनारे ही बनाई होंगी, क्योंकि वहाँ से व्यापार करना फिर ज़्यादा ईजी रहता। तो पुर्तगालियों ने बनाई 1503 में कोचीन में, अंग्रेजों ने बनाई 1608 में सूरत में। अब आप देखिए सूरत में जब अंग्रेज ये कोठी बनाते हैं, इस तरह से मैप है इंडिया का, सॉरी ये हाँ इस तरह से, तो सूरत में इन्होंने यहाँ पे सूरत में 1608 में काम शुरू किया, ठीक है। इसका अनुमोदन दिया, मतलब व्यापारिक कोठी बनाने का अनुमोदन जो दिया वो जहांगीर ने इन्हें दिया। लेकिन जहांगीर के साथ इनकी कुछ अनबन हो जाती है तो जहांगीर मना कर देता है, जहांगीर ने बनाने से मना कर दिया अंग्रेजों को व्यापारिक कोठी। फिर ये बनाते हैं मसूलीपट्टनम में, ये यहाँ पे बनाते हैं मसूलीपट्टनम में काम शुरू करते हैं बनाने का। ये बनाते हैं 1611 में। तो 1611 में जब ये मसूलीपट्टनम में बनाते हैं ये
जो बना रहे थे, ये आधे में रुक जाता है काम। 1611 में पहली जो इनकी बनती है अंग्रेजों की मसूलीपट्टनम में 1611 में तैयार होती है, और ये वाली जो बन रह जाती थी, ये आगे इसका काम चलता है 1613 में ये तैयार हो जाती है बन के। तो जो मतलब पहली कोठी बनाने का जो काम शुरू हुआ था वो सूरत में हुआ था 1608 में, लेकिन बनकर तैयार होती है 1611 मसूलीपट्टनम में, और फिर ये 1608 वाली बन के तैयार होती है 1613 में। और डच की हम अगर बात करें तो 1602 में इन्होंने कंपनी की स्थापना, और व्यापारी कोठी इनकी बनी मसूलीपट्टनम में 1605 में। देखिए अंग्रेजों से पहले बना ली इन्होंने। और फ्रांसीसी 1664 में आए थे। सूरत में इनकी व्यापारी कुटी 4 साल के बाद बनती है 1668 में। तो ये कुछ कंपनियों के आने का क्रम है, उनकी व्यापारी कोठियाँ स्थापना का क्रम है, ये थोड़ा चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए तो इतना ही है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे, ये कुछ बेसिक था इसका जो क्लियर हो गया। अब कल से हम कंटिन्यू इसे करेंगे। तो अगर आज आपको थोड़ा इसमें से समझ आया या ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।